नेपाल में नई सरकार आई है, तब से दुनिया में नेपाल रिसर्च का विषय बनते जा रहा है। रिसर्च का विषय यह है कि वहां जो सरकार आई, एक युवा और पढ़ी लिखी सरकार के रूप में उभर रही है। सुना होगा, वहां जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है उसमें 10 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। एक छोटी सी मंत्रिमंडल जिसमें 10 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 3 स्नातक हैं, 2 पीएचडी हैं। इवन जो प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह हैं वो एमटेक हैं। इसके अलावा बिल्कुल जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने, आयु 35-40 के बीच है। अब बात ये उठती है कि आखिर ऐसा क्या है। ऐसा इसलिए है कि नेपाल अब परंपरागत जो स्टाइल था वहां की राजनीति का, अर्थव्यवस्था का, उस परंपरागत स्टाइल से अलग स्टाइल में चलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है। नेपाल ही दुनिया में एक ऐसा देश है जिस पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। कोई छोटा सा देश है, मुश्किल से 7 राज्य हैं। नेपाल को दुनिया उत्सुकता के नजर से देख, तो अब समझना चाहेंगे कि आखिर नेपाल में ऐसा है क्या। परंपरागत रूप में मानते रहे हैं, भारत में हो या दुनिया में कहीं भी जाइए तो नेपाल मूल के लोग सुरक्षा कार्यों में हर जगह मिलेंगे आपको। अब बात है कि सुरक्षा कार्यों में क्यों मिलते हैं ये। इसके पीछे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही नेपाल से गोरखा बटालियन का विकास हो रहा है। और इतने सशक्त, साहसी और बहादुर कौम है ये, जिसके कारण से दुनिया में 3 मिलिट्री रेजिमेंट है। भारत में गोरखा रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ गोरखा, और तीसरा सिंगापुर में। यानी दुनिया के 3 मुल्कों में गोरखा रेजिमेंट है। और जहां भी गोरखा रेजिमेंट है, इन्होंने इतनी मेहनत और साहस का परिचय दिया है कि उस देश की शान बन गई। गोरखा कम्युनिटी या रेजिमेंट के कारण से पूरी दुनिया के लोग नेपालियों को साहसी मानते हैं, मेहनतकश मानते हैं, और सुरक्षा कारणों में इन्हें सबसे पहले प्राथमिकता। नेपाल का इतिहास बहुत प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन है जितनी भारत की है, और विविधताओं से भरा ये लोकतांत्रिक देश है। नेपाल की खूबसूरती, संस्कृति, इवन माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व प्रसिद्ध है। समस्या यह है नेपाल की कि नेपाल की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाई। विकसित इसलिए नहीं हो पाई कि वहां का परंपरागत कृषि पर रहा है, उद्योग धंधों का अभाव है। इसके पीछे और एक बड़ी कारण है। नेपाल का अधिकांश भाग पहाड़ी इलाका है, यानी भौगोलिक कारण है।
यानी वहां सरकारी कारण नहीं कह सकते, भौगोलिक कारण है। तो जब अधिकांश भाग पहाड़ी इलाका है, समतल जमीन की कमी है, तो ऐसी परिस्थिति में उद्योग धंधों का विकास करना, कृषि का विकास करना, दोनों समस्या है। ये नेपाल की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं। आप ऐसे देखिए, उत्तराखंड है हमारे हिंदुस्तान में, पहाड़ी इलाका है, कृषि की जमीन नहीं है, तो वहां की जनसंख्या माइग्रेट करती है, पूरे हिंदुस्तान में माइग्रेट कर गई, क्योंकि पहाड़ पर क्या करेंगे? देखने में तो अच्छा है, रहने के लिए अच्छा नहीं होता। कभी भूकंप आ रहा है, कभी जमीन खिसक रही है, बर्फबारी हो रही है, तो जिंदगानियां टफ हो जाती है। तो नेपाल टूरिज्म का फायदा तो ले सकता है, उद्योग धंधों को विकसित करे बिना कोई भी देश सक्षम नहीं हो पाएगा। भी जो वर्तमान सरकार है, उद्योग धंधे का विकास कैसे करेंगे? निवेश करवाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करने होंगे, टैक्स लगाने होंगे। टैक्स भी इतना ना लगाइए कि जनता सड़क पे खड़े हो जाए, क्योंकि जनता की एक मानसिकता होती है कि सरकार सब कुछ दे, सरकार को हम कुछ न दें। ये पूरी दुनिया में है, इसलिए बात बात पर आंदोलन विरोध होते रहता है। नेपाल की इकोनॉमिक जो पीछे रही है, इसके पहले सबसे महत्वपूर्ण कारण है भौगोलिक कारक। अधिकांश हिस्सा पहाड़ों से भरा है, पहाड़ की जीवन कठिन होगी। दूसरी बात है कि जो कृषि पर निर्भरता तो है, और वो कृषि कम उत्पादक का है, आधुनिकीकरण का अभाव है। तो वहां के लोग माइग्रेट करने लगे पूरी दुनिया में, वहां की व्यवस्था प्रवासी श्रम पर डिपेंड करने लगी। और सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता। सरकारें स्थिर नहीं रही। जब तक स्टेबल सरकार नहीं होगी, तो दुनिया की कोई सरकार विकास ही नहीं कर सकती। रोज चुनाव हो, रोज सरकारें बदले, कैसे पॉसिबल है कि कोई सरकार एक सही उपयुक्त डिसीजन ले पाए राष्ट्र के लिए? आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो दूर की बातें हैं, 2008 में नेपाल में राजशाही का अंत हो रहा है। अब कोई भी राजतंत्र का मतलब है कि राजा के पास ऑथोरिटी है, जनता के पास ऑथोरिटी, जनता डिपेंडेंट है। क्रांति हुई, राजशाही खत्म हो रही है, लोकतंत्र का विकास हो रहा है, चुनी हुई सरकार आ रही है, यानी अब गणतंत्र की आ रहा है। यानी सत्ता नीचे से ऊपर गई, जनता ने चुनी, जनता ने अधिकार दिया, तो जनता के हितानुसार काम करना पड़ेगा। बहुत पुराना नहीं है, इसलिए अचानक रातों रात कोई अरबपति नहीं बनता। नेपाल और भारत का जो संबंध है बहुत पुराना है, यानी वैसे ही पुरानी है जैसे दुनिया की सभ्यता पुरानी है। इसलिए हर बात में आप सुनते होंगे कि बेटी रोटी का संबंध है, खासकर जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके साथ आना जाना है, रहना है, तीज त्योहार एक तरह के हैं। वहां की जो स्त्रियां हैं खूबसूरत तो हैं ही। खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरे खूबसूरती नहीं होती, नम्रता, मिलनसार व्यवहार और मेहनत करने की क्षमता भी स्वागत योग्य है। परंपरागत रूप में वहां की महिलाएं घर संभालती थी और जो पुरुष थे नौकरी करते थे। अब वो भी बदलाव आ रहा है।
कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रही हैं। यानी एक बदलता हुआ नेपाल दिख रहा है, जो अभी 4-5 वर्षों का सर्वे को समझा गया है। तो इसकी सर्वे हुई है कि कैसा बदलता नेपाल जा रहा है। नेपाल को लोगों को धैर्य रखना होगा, स्थिर सरकार बनाकर रखनी होगी। कर की बाहर जाएगी, कर के बिना सरकार नहीं चलती। नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, यानी कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, कर देने होंगे, कर की चुभन महसूस करनी होगी। कि जब डिसीजन लिया जाता है तो कड़े डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। होता क्या है कि नेपाल हो या हिंदुस्तान हो, परंपरागत तरीके से जो काम होता रहता है, तो हमें बैसाखी पर चलने की आदत हो जाती है। जैसे बैसाखी हटता है तो दर्द होता है, यानी सैक्रिफाइस करना होगा, चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कोई देश ऐसे ही महान नहीं हुआ है, काफी चैलेंज लिया है। भारत और नेपाल में कुछ सीमा विवाद भी रहा है। मुख्य रूप से 2 तरह के सीमा विवाद रहे। एक काला पानी क्षेत्र है, लिपियाधुरा और लिपू लेक, नेपाल का। नेपाल दावा करता रहा है कि उसका है, जबकि भारत उसे अलग तरीके से देखता है। यानी दोनों देश के नक्शे अलग अलग हैं। वो अपना बता रहे हैं। ये राजनीतिक विषय है, कूटनीतिक विषय है, जिसकी चर्चा जब इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी होगी तब करे जाएंगे। दूसरा है सुस्ता का क्षेत्र, जो बिहार से जुड़ा है, जहां नदी के प्रवाह और भूस्खलन के आधार पर नेपाल दावा करता है कि उसका एरिया है। इसके अलावा 2020 में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें नेपाल सरकार ने उसे अपना बताया है। ये राजनीतिक, कूटनीतिक और भौगोलिक विषय है। इसे समझने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू भारत नेपाल से ही नहीं होता, दुनिया के हर देशों से होता है। जैसे भाइयों में सीमा विवाद होता है 1-1 इंच का, किसी कारण से भी ये विवाद हर देशों के बीच चलते रहता है, और ये सरकारों का काम है बैठ करके सुलझाना, और सुलझते रहते हैं। कुछ विवाद तो बरसों बने रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विवाद आज तक नहीं सुधरा, कश्मीर को लेकर, चीन के साथ विवाद। तो ये सीमा रेखाएं विवाद होते रहती हैं, और जो सशक्त सरकारें आती हैं उनकी अपनी कूटनीति शैली है कि कैसे हैंडल करता है। नेपाल का व्यापारिक संबंध चीन से भी बढ़ा है। चीन ने जल विद्युत परियोजना और रेलवे परियोजना में निवेश किया है। हालांकि चीन और भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। भारत की समस्या ये रहेगी कि नेपाल में उसका इंटरवीन अच्छा नहीं होगा, लेकिन नेपाल सरकार ने भी प्रॉमिस किया है कि भारत के विरुद्ध में चीन की सरकार को या दुनिया की किसी भी सरकार को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जमीन मुहैया नहीं कराएगा। ये प्रतिबद्धता है। अदरवाइज राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध चलते रहेंगे, लेकिन भारत और नेपाल की सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध लगभग एक है, और ये बनी रहनी चाहिए।